आपका स्वागत है इस लेक्चर में एवीएल ट्रीज़ के ऊपर। मैं हूँ रमनीत सिंह, आईआईटी दिल्ली से। शुरू करने से पहले एक एक्नॉलेजमेंट। द फॉलोइंग स्लाइड्स हैव बीन क्रिएटेड एज पार्ट ऑफ अ सेमिनार कोर्स एट आईआईटी दिल्ली. I have borrowed freely from Professor Naveen Garg's lecture on the same topic, which is available on YouTube. In fact, I want this to be a Hindi language version of his excellent slides, and I am deeply grateful to him for making them available. तो आज हम पढ़ेंगे 3 चीज़ें। पहली, हम लोग एवीएल ट्रीज़ की हाइट पे बाउंड निकालेंगे। बाउंड निकालने के मैं आपको 3 तरीके बताऊंगा। उसमें से 2 तरीके होंगे, एक रिकरेंस रिलेशन सॉल्व करने के लिए, और वो इन जनरल और रिकरेंस रिलेशंस भी सॉल्व करने में आपके काम आएंगे। तीसरा तरीका जो हम देखेंगे वो एवीएल ट्रीज़ की एक स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टी को एक्सप्लॉइट करेगा। तो हम लोग उस प्रॉपर्टी को प्रूव करेंगे और फिर हम दिखाएंगे कि हम उस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके एवीएल ट्रीज़ की हाइट पे बाउंड कैसे निकाल सकते हैं। तो शुरू करेंगे हम एक परिभाषा के साथ में। एक बाइनरी ट्री की हाइट को हम मैथमेटिकल इंडक्शन से परिभाषित करेंगे। हमारा बेस केस होगा कि एक एम्प्टी ट्री की हाइट 0 है। फिर हमारा इंडक्टिव स्टेप होगा कि अगर एक बाइनरी ट्री t है जिसके रूट के जो 2 चाइल्ड सब ट्रीज़ हैं वो t1 और t2 है, तो फिर t की हाइट होगी 1 प्लस मैक्सिमम ऑफ हाइट ऑफ t1 एंड हाइट ऑफ t2। तो t के जो 2 चाइल्ड सब ट्रीज़ हैं उनमें से जिसकी भी हाइट ज़्यादा बड़ी है वो हाइट +1 होगी हमारे ओवरऑल ट्री की हाइट। तो इस परिभाषा को ध्यान में रखते हुए हम एक नोड की हाइट को भी परिभाषित कर सकते हैं। तो एक बाइनरी ट्री में किसी भी नोड की हाइट होगी उस पे जो रूटेड सब ट्री है उसकी हाइट। अभी हम बढ़ते हैं एवीएल ट्रीज़ की तरफ। तो एवीएल ट्री क्या होता है? सबसे पहली बात तो एवीएल ट्री एक बाइनरी सर्च ट्री होता है, और बाइनरी सर्च ट्री आपने पुराने लेक्चर्स में पढ़ा होगा। बाइनरी सर्च ट्री में हर नोड के ज़्यादा से ज़्यादा 2 चिल्ड्रन हो सकते हैं, और जो कीज़ हम स्टोर करते हैं नोड में वो एक ऑर्डर को फॉलो करना चाहिए। तो एक बाइनरी सर्च ट्री टी को एवीएल ट्री कहलाने के लिए बैलेंस्ड होना पड़ता है। अब बैलेंस्ड का क्या मतलब है? बैलेंस्ड का ये मतलब है कि टी के हर इंटरनल नोड वी के लिए जो उसके चिल्ड्रन की हाइट्स हैं उनका डिफरेंस या तो 1 होगा या फिर 0। 1 से ज़्यादा नहीं हो सकता। यहाँ पे हम इंटरनल नोड्स की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि लीफ नोड्स की तो चिल्ड्रन ही नहीं है, तो उनकी बात करने का मतलब नहीं बनता। तो यहाँ पे हम एक उदाहरण देख सकते हैं एवीएल ट्रीज़ का, जिसमें हर नोड के अंदर उसकी की लिखी गई है। और आप देख सकते हैं कि ये बाइनरी सर्च ट्री है क्योंकि 44 के जो लेफ़्ट में कीज़ हैं वो सारी 44 से छोटी हैं, और 44 के राइट में जो कीज़ हैं वो सारी 44 से बड़ी हैं। और हर नोड के ऊपर मैंने उस नोड की हाइट लिखी है। तो आप याद करेंगे कि हमने एक नोड की हाइट को डिफ़ाइन करा था, उस पर रूटेड सब ट्री की हाइट के बराबर होने को। तो आप देख सकते हैं ये सिंगल नोड है, इसकी हाइट 1 है, और ये सब ट्री की हाइट 2 है। ऐसे ही जब हम 44 पे आते हैं तो आप देख रहे हैं कि उसकी राइट सब ट्री की हाइट 3 है जो 2 से बड़ी है, तो इसलिए 3 + 1 उसकी हाइट है हमारी परिभाषा के अकॉर्डिंग। तो अब हम आते हैं कि एवीएल ट्री की हाइट के बारे में हम क्या कह सकते हैं। याद करिए कि जब हम बाइनरी सर्च ट्री पढ़ रहे थे तो हमने देखा था कि उसमें जो जो ऑपरेशंस हैं सर्च, इंसर्ट, डिलीट, वो सारे हाइट ऑफ द ट्री के बराबर टाइम में होते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि बाइनरी सर्च ट्री में जो हाइट है
वो सबसे ख़राब केस में ऑर्डर n तक जा सकती है। तो हम लोग अभी इस ऐसे ट्रीज़ की तलाश में है जो हमें हाइट के ऊपर एक अच्छा बाउंड देंगे, जिससे कि हम लोग कह सके कि हम लोग इंसर्ट सर्च डिलीट के ऑपरेशंस वो अच्छे टाइम में कर रहे हैं। तो हम लोग क्या कह रहे हैं एवीएल ट्री की हाइट के बारे में? हम कह रहे हैं कि द हाइट ऑफ एन एवीएल ट्री टी स्टोरिंग n कीज इज ऑर्डर लॉग n। तो चलिए इसको प्रूफ करते हैं। इसे प्रूफ करने के लिए हम एक अलग चीज़ डिफाइन करेंगे जिसको मैं कहूँगा n ऑफ h। n ऑफ h की परिभाषा है द मिनिमम नंबर ऑफ नोड्स इन एन एवीएल ट्री ऑफ हाइट h। यानी आप कोई एवीएल ट्री लीजिए जिसकी हाइट h है, तो ऐसे सारे एवीएल ट्रीज़ में से जिसमें सबसे ज़्यादा कम नोड्स होंगे उसमें n ऑफ h नोड्स होंगे। तो अभी n ऑफ h के ऊपर हम एक रिकरेंस रिलेशन लिखेंगे, और रिकरेंस रिलेशन के दो पार्ट्स होते हैं। एक बेस केस होता है कि कहाँ से आप शुरू कर रहे हैं अपना रिकरेंस को बिल्ड करना, और दूसरा कि एक रिकर्सिव स्टेप होता है जिसमें आप एक बड़े h के लिए n ऑफ h को उससे छोटे h के लिए n ऑफ h की टर्म्स में डिफाइन करते हैं। तो n ऑफ 1 देखते हैं। n ऑफ 1 का मतलब है कि एवीएल ट्री है, उसकी हाइट 1 है। तो हम जानते हैं कि हाइट 1 का ट्री सिर्फ एक सिंगल नोड हो सकता है, तो इसलिए उसमें एक ही नोड हो सकता है। n ऑफ 2, तो n ऑफ 2 में ट्री की हाइट 2 है, इसका मतलब एक रूट नोड है और उसका कम से कम एक चाइल्ड नोड है। तो अब यहाँ पे देखिए, क्योंकि हमें मिनिमम नंबर ऑफ नोड्स चाहिए तो हम एक ही चाइल्ड रखेंगे और उससे हमें 2 नोड्स मिलेंगे उस एवीएल ट्री में। तो n ऑफ 1 हो गया 1 और n ऑफ 2 हो गया 2। तो अभी अगर हम किसी h विच इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 3 के लिए बात करें, तो हाइट h के एवीएल ट्री में एक रूट नोड होगा और उसके 2 चाइल्ड सब ट्री होंगे। अब ट्री की हाइट h है, इसका मतलब कि दोनों चाइल्ड सब ट्री में से किसी एक की हाइट h-1 होगी, और जिसकी भी हाइट बड़ी है कम से कम उसकी हाइट तो h-1 होनी ही चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि हमने हाइट को डिफाइन करा था 1 प्लस मैक्सिमम ऑफ द हाइट ऑफ द लेफ्ट एंड द राइट सब ट्रीज। तो हम जानते हैं कि लेफ्ट और राइट सब ट्री में से किसी एक की हाइट तो h-1 होगी, और हम ये भी जानते हैं कि क्योंकि एवीएल ट्री बैलेंस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है, तो दूसरे सब ट्री की हाइट का डिफरेंस 1 से ज़्यादा नहीं हो सकता। तो एक चाइल्ड की हाइट हमें पता है h-1, और हमें ये भी पता है कि वो मैक्सिमम हाइट है दोनों चिल्ड्रन की, तो किसी की हाइट h नहीं हो सकती। आप सोच सकते हैं ऐसा क्यों नहीं होगा, क्योंकि अगर किसी की हाइट h हुई तो फिर ट्री की हाइट h+1 हो जाएगी, लेकिन ट्री की हाइट तो h है। तो एक चाइल्ड की हाइट h-1 है और दूसरे की या तो h-1 होगी जिसमें डिफरेंस 0 होगा, या h-2 होगी, और यहाँ पे आप बैलेंस कंडीशन को याद कर सकते हैं। तो अभी सवाल उठता है कि इनमें से कौन सी चुने हम, h-1 या h-2? तो क्योंकि हमें मिनिमम नंबर ऑफ़ नोड्स चाहिए और जाहिर सी बात है कि छोटी हाइट में कम नोड्स होंगे, तो हम दूसरे सब ट्री की हाइट को h-2 रखेंगे। और अब हमारा रिकरेंस रिलेशन तैयार है। तो रिकरेंस रिलेशन कह रहा है कि n ऑफ h, द मिनिमम नंबर ऑफ नोड्स इन एन एवीएल ट्री ऑफ हाइट h, इज़ 1 फॉर द रूट नोड प्लस n ऑफ h-1, जितने नोड्स उसके लेफ्ट सब ट्री या फिर राइट सब ट्री में है जो भी हाइट h-1 का है, प्लस कोई एक सब ट्री जिसकी हाइट h-2 है, उसमें मिनिमम नंबर ऑफ नोड्स कितने हो सकते हैं। तो अब हमें इसे सॉल्व करना है। तो पहला तरीका बहुत आसान है। हमने अभी बोला कि जब हाइट छोटी होगी तो मिनिमम नंबर ऑफ़ नोड्स बड़े तो नहीं हो सकते, तो इसलिए हमें पता है कि n ऑफ h-1 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू n ऑफ h-2। तो अब हम बस इसे अपने रिकरेंस रिलेशन में पुट करेंगे और हम एक इनइक्वालिटी निकालेंगे।
तो आप जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कि एन ऑफ एच इज़ 1 प्लस एन ऑफ एच माइनस 1 प्लस एन ऑफ एच माइनस 2। तो मैं ये 1 को 0 कर रहा हूँ और मैं एन ऑफ एच माइनस 1 को एन ऑफ एच माइनस 2 कर रहा हूँ। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन है, क्योंकि 1 स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 है और इन दोनों के बीच में हमें ग्रेटर देन इक्वल टू रिलेशन पता है। तो ये है 2 टाइम्स एन ऑफ एच माइनस 2। अभी हम इसे और आगे कैरी करेंगे। तो अगर मैं एन ऑफ एच माइनस 2 के ऊपर ये सेम चीज़ लगाऊं तो मुझे मिलेगा कि एन ऑफ एच माइनस 2 इज़ 2 टाइम्स एन ऑफ एच माइनस 4, यानी एन ऑफ एच हो जाएगा 2 टाइम्स 2 यानी 2 स्क्वायर टाइम्स एन ऑफ एच माइनस 4 विच इज़ 2 टाइम्स 2। अब मैं एन ऑफ एच माइनस 4 के ऊपर दोबारा ये अप्लाई करूँगा तो एन ऑफ एच माइनस 4 होगा 2 टाइम्स एन ऑफ एच माइनस 6। तो ये 2 यहाँ पे आ गया है, 2 to the 3 हो गया है। और क्योंकि मैंने h माइनस 4 से h माइनस 6 करा तो ये एक 2 ऐड हो गया है, तो 2 को जिससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो 1 से बढ़ गया। और ये पैटर्न आप देख सकते हैं कि ये 2 to the k टाइम्स n ऑफ h माइनस 2k का पैटर्न है। तो बस इसमें अभी हम k की एक वैल्यू रखेंगे। k की वो वैल्यू क्या होगी? k की वो वैल्यू होगी सीलिंग ऑफ h बाई 2 माइनस 1। तो अगर हम ये वैल्यू रखें तो आप देख सकते हैं कि हमें मिलेगा एन ऑफ एच इक्वल्स 2 to the एन ऑफ एच इज़ ग्रेटर देन 2 to the सीलिंग ऑफ h बाई 2 माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय एन ऑफ h माइनस सीलिंग ऑफ h बाई 2 माइनस 1 टाइम्स 2। तो अभी 2 केसेस होंगे। अगर h इवन है तो आप देखेंगे कि सीलिंग ऑफ h बाई 2 के बराबर होगा, और उस केस में h माइनस h बाई 2 टाइम्स 2 ये 0 हो जाएगा और हमारे पास बचेगा n ऑफ 2। और अगर n ऑड है तो जो सीलिंग ऑफ h बाई 2 टाइम्स 2 है वो h प्लस 1 के बराबर होगा, यानी हमारे पास इसके अंदर बचेगा n ऑफ 1। और हमें ये पता है अपने बेस केस से कि n ऑफ 2 2 है और n ऑफ 1 1 है। तो अभी बस आपको थोड़ा इसमें देखना होगा सीलिंग और फ्लोर का, लेकिन आपको थोड़ा देखने पे समझ आ जाएगा कि ये इक्वल टू 2 to the फ्लोर ऑफ h बाई 2 है। और हमें पता है कि फ्लोर ऑफ h बाई 2 माइनस 1 से तो बड़ा ही होगा, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि दिस इज़ ग्रेटर देन 2 to the h बाई 2 माइनस 1। तो अभी ओवरऑल हमारे पास में आ गया है एन ऑफ एच से हमने शुरू करा था, हम ग्रेटर देन करते गए, फिर इक्वल टू करते गए, फिर ग्रेटर देन करा, तो एन ऑफ एच इज़ ग्रेटर देन 2 to the h बाई 2 माइनस 1, 2 to the h बाई 2 माइनस 1। तो अब हम इसमें दोनों तरफ लॉग लेंगे और उससे हमें मिलेगा h इज़ लेस देन 2 टाइम्स लॉग एन ऑफ h बेस 2 प्लस 1। ठीक है, तो अभी याद रखिए कि एन ऑफ एच है हमारे पास मिनिमम नंबर ऑफ नोड्स इन एन एवियल ट्री ऑफ हाइट h। तो हम किसी भी जनरल एवियल ट्री को लेंगे, उस जनरल एवियल ट्री की हाइट h है और उसमें n नोड्स हैं। अब एन ऑफ h था कि मैं कोई भी एवियल ट्री लूँ हाइट h का, तो उसमें कम से कम एन ऑफ h नोड्स तो होंगे। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जो हमने अभी एवियल ट्री लिया है उसमें भी कम से कम एन ऑफ h नोड्स तो होंगे, क्योंकि उसकी हाइट h है। तो n इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू एन ऑफ h। और अभी आप इक्वेशन 2 और इक्वेशन 1 को कंबाइन करके लिख सकते हैं कि h इज़ लेस देन 2 टाइम्स लॉग n बेस 2 प्लस 1। और यहाँ से सीधा आप निकाल सकते हैं कि किसी भी एवियल ट्री की हाइट बिग O ऑफ लॉग n होती है। तो होपफुली आपको अभी तक ये समझ आ रहा है इसमें कि हमने जब बाउंड निकाल लिया ऑर्डर लॉग n का, तो फिर हम क्या कह सकते हैं? हम कह सकते हैं कि अगर हमने एवियल ट्री बना लिया किसी तरह और मान लीजिए कि हमने उसे मेंटेन कर लिया, उसमें जो बैलेंस प्रॉपर्टी है वो मेंटेन कर ली,
तो हम उसकी हाइट को ऑर्डर लॉग एन में माउंट कर लेंगे। इसका मतलब जब हम सर्च करेंगे तो हम ऑर्डर लॉग एन के अंदर सर्च कर लेंगे उस ट्री में, इन द वर्स्ट केस। तो ये था एक बहुत सिंपल सा तरीका रिकरेंस को सॉल्व करने का। लेकिन हम लोग चाहते हैं कि हम कुछ और शार्प बाउंड निकालें। तो अगर हमें और बेहतर बाउंड निकालना है तो इसके लिए हम लोग एक तुक्केबाजी की टेक्निक का इस्तेमाल करेंगे। हम इसे कहेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड फॉर सॉल्विंग रिकरेंसेस। इसे गैस बट वेरीफाई के नाम से भी आप बुला सकते हैं। तो हम लोग क्या गैस करेंगे इसमें? हम गैस करेंगे कि n of h is greater than equal to c to the h minus 1 where c is some number which is greater than 1। तो गैस क्यों कह रहे हैं हम? क्योंकि हमने कोई रीज़निंग नहीं दी है कि ऐसा क्यों होगा, और दूसरा हमें ये पता भी नहीं है अभी कि c क्या है। हम बस कह रहे हैं कि कोई नंबर होगा c जिसके लिए हम लोग ये प्रूव कर सकेंगे, और हम आगे उसके बारे में और बात करेंगे कि हम कैसे c को चुन सकते हैं। तो एक बाउंड हम लोग पहले निकाल चुके हैं। वो बाउंड के अंदर था कि n of h इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 to the h by 2 minus 1। तो उसमें आप देख सकते हैं कि स्क्वायर रूट ऑफ 2 था c, और अभी हम चाहते हैं कि हम स्क्वायर रूट 2 से बड़ा कोई नंबर ले आएँ c के लिए, जिससे हमें और टाइट बाउंड मिलेगा। ठीक है, तो हम इसे स्ट्रॉन्ग इंडक्शन से प्रूफ करेंगे। और इसको ध्यान में रखिए कि c फिक्स्ड है, चाहे हमें पता नहीं है c क्या है, लेकिन c एक फिक्स नंबर है। तो बेस केस होगा हमारा h इक्वल टू 1। तो आप देख सकते हैं कि n ऑफ 1 जो कि 1 होता है, और c ऑफ 1 माइनस 1 भी 1 होता है। तो बेस केस हमारा होल्ड करता है, और किसी भी c के लिए बेस केस हमारा होल्ड करेगा। अभी हम एक इंटीजर लेंगे विच इज़ ग्रेटर देन 1, और क्योंकि हम लोग स्ट्रॉन्ग इंडक्शन कर रहे हैं, हम अज्यूम करेंगे कि n ऑफ h इज़ ट्रू फॉर ऑल h लेस देन k। इस अजम्पशन के साथ में हमें दिखाना है कि n ऑफ k भी ट्रू होगा, कि n ऑफ k इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू c टू द k माइनस 1। तो हम लोग कैसे दिखा सकते हैं? हम लोग अपने रिकरेंस रिलेशन पे वापस जाते हैं। रिकरेंस रिलेशन कहता है कि n ऑफ k इज़ 1 प्लस n ऑफ k माइनस 1 प्लस n ऑफ k माइनस 2। और आप याद करेंगे कि हमने अभी इंडक्शन हाइपोथेसिस में अज्यूम करा कि k से छोटे सारे नंबर्स के लिए n ऑफ h इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू c टू द h माइनस 1। तो हम वो इंडक्शन हाइपोथेसिस को इन दोनों टर्म्स पे अप्लाई करेंगे, और हम यहाँ पे 1 की जगह पे 0 भी कर देंगे। तो हमें मिलेगा कि दिस इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 प्लस c टू द k माइनस 2, यानी कि k माइनस 1 माइनस 1 प्लस c टू द k माइनस 3। तो हमें दिखाना है कि दिस इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू c टू द k। तो हम ये सवाल पूछेंगे कि हम ये कब दिखा सकते हैं, और एक जवाब है कि अगर हम एक ऐसा c चुन सकें जिसके लिए हम लोग ये कह सकें कि c टू द k माइनस 2 प्लस c टू द k माइनस 3 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू c टू द k माइनस 1, तो हम यहाँ पे एक ग्रेटर देन इक्वल टू लगाएंगे और हमारा प्रूफ पूरा हो जाएगा। तो अब सवाल है कि ऐसा c कैसे चुन सकते हैं? तो इसके लिए आप देखिए कि अगर हमने एक ऐसा c चुन लिया जिसमें c स्क्वायर माइनस c माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 0 है, तो मैं इस पूरी इक्वेशन को c टू द k माइनस 2 से मल्टीप्लाई करूँगा। माफ़ कीजिएगा, मैं इस पूरी इक्वेशन को c टू द k माइनस 3 से मल्टीप्लाई करूँगा। तो आप देख सकते हैं कि c टू द k माइनस 3 प्लस 2 से मिलेगा c टू द k माइनस 1, यहाँ पर मिलेगा c टू द k माइनस 2, और यहाँ पे मिलेगा c टू द k माइनस 3। तो अगर मेरे को ऐसा c मिल गया तो मैं पूरी इक्वेशन को c टू द k माइनस 3 से मल्टीप्लाई करके ये कह सकता हूँ कि ये वाला रिलेशन भी होल्ड करेगा। और अगर ये वाला रिलेशन मैंने होल्ड करते हुए दिखा दिया तो मेरा प्रूफ पूरा हो गया। तो ऐसा c निकालना बहुत आसान है जिसके लिए ये लेस देन इक्वल टू 0 हो।
आप याद करेंगे कि ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके रूट्स हैं 1 माइनस रूट 5/2 और 1 प्लस रूट 5/2। हमने अज्यूम करा था कि c ग्रेटर देन 1 है, तो नेगेटिव नंबर लेने की तो बात नहीं उठती, तो हम c को 1 प्लस रूट 5/2 ले सकते हैं, जो कि लगभग 1.63 होता है। तो अब इस सब के बाद में हुआ क्या, हमने दिखा दिया कि n ऑफ h इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1.63 टू द पावर h माइनस 1। तो अभी हम लोग ने जैसे पहले आर्ग्यू करा था, वैसे ही हम आर्ग्यू करेंगे कि एक n नोड्स वाले AVL ट्री के लिए जो हाइट है वो 1 प्लस log n बेस 1.63 से हमेशा छोटी होगी। तो इसमें आप देख सकते हैं कि हमें एक टाइटर बाउंड मिला है। पहले हम लोग 2 log n बेस 2 यानी कि log n बेस रूट 2 का बाउंड लेके हमने ख़त्म करा था पिछला वाला मेथड सॉल्व करने का रिकरेंसेस को, और हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड से एक शार्पर बाउंड निकाला है हाइट के ऊपर। तो अब हम बात करेंगे AVL ट्री के स्ट्रक्चर की, और इसमें मैं आपको एक प्रॉपर्टी बताऊंगा और हम लोग उस प्रॉपर्टी का प्रूफ डिस्कस करेंगे, जिस प्रॉपर्टी को यूज़ करके हम लोग फिर सेम रिज़ल्ट पे आएंगे। क्या रिज़ल्ट, कि हम लोग AVL ट्री की हाइट को बाउंड कर सकते हैं ऑर्डर log n से। तो एक n नोड्स पर AVL ट्री को लीजिए, उसमें जो लीफ नोड है जो क्लोजेस्ट टू द रूट है उसके लेवल को k मानिए, ठीक है। तो अगर ऐसा है तो हम दिखा सकते हैं कि ट्री की हाइट एटमोस्ट 2k-1 होगी। तो इसको दिखाने का एक बहुत सरल तरीका है, मैंने स्लाइड्स में पूरा प्रूफ नहीं डाला है, अगर आप चाहें तो प्रोफेसर नवीन के लेक्चर्स में वो प्रूफ है, लेकिन मैं आपको प्रूफ आइडिया बताऊंगा। तो जो लीफ नोड है, आप पहले उसके पेरेंट को कंसिडर कीजिए। तो उसके पेरेंट के लेफ़्ट सब ट्री की हाइट 1 है, और क्योंकि AVL ट्री है उस नोड पे बैलेंस प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होनी चाहिए, तो उसके जो राइट सब ट्री है उसकी हाइट मैक्सिमम 2 हो सकती है, यानी कि जो उस लीफ का पेरेंट है उसकी हाइट मैक्सिमम 3 हो सकती है। तो अभी आप उसके पेरेंट के पेरेंट पे ध्यान दीजिए, उसके लेफ़्ट सब ट्री की हाइट मैक्सिमम 3 हो सकती है, इसका मतलब उसके राइट सब ट्री की हाइट मैक्सिमम 4 हो सकती है, और अगर उसकी राइट सब ट्री की हाइट मैक्सिमम 4 हो सकती है, इसका मतलब उसकी खुद की हाइट मैक्सिमम 5 हो सकती है। तो जैसे हमने देखा कि 2 लेवल ऊपर जाने पर हमें हाइट पे बाउंड मिला है 5 का, तो हम लोग को रूट तक जाने में अब k-1 लेवल्स ऊपर जाना पड़ेगा। तो जो हमें बाउंड मिलेगा उसकी हाइट पे वो होगा 2 टाइम्स k-1 प्लस 1, यानी कि 2k-1। तो ये एक इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट है जो मैंने आपको बताया, वो एक पूरा फॉर्मल प्रूफ नहीं है, लेकिन आप लोगों को अभी तक समझ आ गया होगा कि अगर आपको खुद ये फॉर्मल आर्ग्यूमेंट देनी होगी तो आप कैसे इंडक्शन से प्रूफ कर सकते हैं। तो अभी हम आते हैं अपने दूसरे क्लेम पर। दूसरा क्लेम क्या है हमारा, हम कह रहे हैं कि ऑल नोड्स एट लेवल्स 1 to k-2 हैव 2 चिल्ड्रन, यानी कि कोई ऐसा नोड नहीं है लेवल 1 से k-2 में जिसका सिर्फ एक चाइल्ड नोड हो। और आप ये भी याद करेंगे कि 0 चिल्ड्रन होने की तो बात ही नहीं उठती, क्योंकि जो क्लोजेस्ट लीफ है वो लेवल k पर है। तो इसका प्रूफ करेंगे हम कॉन्ट्रडिक्शन से। इसका मतलब है कि हम मानेंगे कि चलो ये सही है, अगर ऐसा सही है कि एक नोड u है जो लेवल k-2 पर है, और आप यहाँ पे आर्ग्यूमेंट के बाद में आप नोटिस करेंगे कि आप ये तर्क
किसी और ऊपर के लेवल के लिए भी दे सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल इसी तरह कि लेवल k-3 के लिए भी आप यही तर्क दे सकते हैं और बिल्कुल इसी तरह दे सकते हैं। तो मानिए कि एक नोड u है जो लेवल k-2 पर है, जिसका एक ही चाइल्ड है v, और यहाँ पे पिक्चर में आपको दिख रहा है कि ये नोड u है लेवल k-2 पर, ये एक नोड v है। तो हम ये पक्का कह सकते हैं कि ना तो u लीफ हो सकता है ना v लीफ हो सकता है। ऐसा क्यों? क्योंकि हमने माना हुआ है कि जो क्लोजेस्ट लीफ है वो लेवल k पर है। तो इसका मतलब कि u के जो लेफ़्ट सब ट्री है, यानी जो v पे रूटेड सब ट्री होगा, उसकी हाइट कम से कम 2 है। लेकिन u का राइट चाइल्ड तो है ही नहीं, तो u का जो राइट सब ट्री है उसकी हाइट 0 है। और आप देख सकते हैं कि हाइट बैलेंस प्रॉपर्टी u पे कभी सेटिस्फाई नहीं हो सकती है। लेकिन ये तो AVL ट्री था, तो हर नोड पर हाइट बैलेंस प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होनी चाहिए थी, यानी हम कॉन्ट्रडिक्शन पे पहुंच गए हैं, और जो हमने शुरू में माना था वो नहीं हो सकता। तो अब पिछले क्लेम से हम ये कह सकते हैं कि अगर 1 से k-2 तक, k-2 लेवल्स तक हर नोड के 2 चिल्ड्रन हैं, तो लेवल्स 1 से k-1 फुल है। याद करेंगे आप फुल बाइनरी ट्री की डेफिनेशन। तो क्योंकि लेवल k पर कम से कम एक नोड तो है, तो इसका मतलब कि ट्री में कम से कम 2 to the k-1 नोड्स हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि आप याद करेंगे कि फुल बाइनरी ट्री जिसमें मैक्सिमम लेवल 2 k-1 है, उसमें 2 to the k-1 नोड्स होते हैं, और हम ये जानते हैं कि लेवल k पर कम से कम एक और तो है ही। तो हम कह सकते हैं कि पूरे ट्री में कम से कम 2 to the k-1 नोड्स होंगे। दूसरी बात हम कह सकते हैं कि हाइट ऑफ द ट्री h है, और ये बाइनरी सर्च ट्रीज़ की बहुत सरल प्रॉपर्टी है कि ज़्यादा से ज़्यादा एक हाइट h के ट्री में 2 to the h-1 नोड्स हो सकते हैं। तो 2 to the h से तो कम ही नोड्स होंगे किसी भी बाइनरी ट्री में हाइट h के। तो हमें अभी एक बाउंड्स मिल गए हैं नंबर ऑफ़ नोड्स पे। अपर बाउंड है हमारा कि 2 to the h से कम नोड्स होंगे, और हमारा लोअर बाउंड है कि कम से कम 2 to the k-1 नोड्स तो होंगे। तो अब बस सवाल बचता है कि h और k में क्या रिलेशन है। तो ये हमारा एकदम पहला क्लेम जिसका मैंने आपको प्रूफ का आइडिया दिया था उससे आएगा। और वो पहला क्लेम क्या था कि हाइट कैन बी एट मोस्ट 2k-1, यानी h इज़ लेस देन इक्वल टू 2k-1। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि k ग्रेटर देन इक्वल टू h+1/2 आ जाएगा। और यहाँ पे माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे एक गलती है मेरी, तो आप इसको h+1/2 प्लीज़ मान के चलिएगा। जो मैं स्लाइड्स दूंगा मैं उसमें करेक्ट कर दूंगा। लेकिन k ग्रेटर देन इक्वल टू h+1/2 हमें मिल गया। तो हमारे पास फिर बाउंड आ गया है नंबर ऑफ़ नोड्स पे। अपर बाउंड सेम 2 to the h, और लोअर बाउंड 2 to the h+1/2। तो यहाँ पे ये जो लोअर बाउंड आपको दिख रहा है, यहाँ पे एक और तरीका है, यहाँ ये हमारा तीसरा तरीका है दिखाने का कि जो हाइट ऑफ द ट्री है वो ऑर्डर log n है। तो आप इसमें भी देख सकते हैं कि आप दोनों साइड log लेंगे तो आपको एक रिलेशन मिलेगा कि h इज़ लेस देन इक्वल टू सम कांस्टेंट टाइम्स log n/2 प्लस सम कांस्टेंट। तो इससे आप कह सकते हैं कि h इज़ बिग O ऑफ log n। और यही दो चीज़ें हमने पहले दो अलग अलग तरीके से दिखाई थी जिसमें हमने रिकरेंस रिलेशन को सॉल्व करा था। तो आज का लेक्चर यही तक है। मैं आपको एक समरी दे देता हूँ कि हमने क्या क्या कवर करा है। तो हमने AVL ट्री के बारे में पढ़ा। हमने देखा
कि एक हाइट बैलेंस प्रॉपर्टी होती है जो हर इंटरनल नोड पे सेटिस्फाई होनी चाहिए किसी भी एवीएल ट्री के। फिर हमने देखा कि हम उसकी हाइट पे बाउंड्स कैसे निकाल सकते हैं एवीएल ट्री की हाइट पे, और उसको निकालने के हमने दो तरीके देखे, जिसमें पहला था हमने एक क्वांटिटी डिफाइन करी एन ऑफ एच, जो कि मिनिमम नंबर ऑफ नोड्स थे इन एन एवीएल ट्री ऑफ हाइट एच, और हमने उस एन ऑफ एच पे रिकरेंस रिलेशन लिखे और फिर उसको दो तरीक़ों से सॉल्व करा, जिसमें एक हमने लूज़ बाउंड निकाला और फिर हमने कहा कि हमें एक बेहतर बाउंड चाहिए, तो हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड का इस्तेमाल करके एक और स्ट्रॉन्गर बाउंड निकाला। दूसरा तरीका हमने देखा हाइट पे बाउंड निकालने का, एवीएल ट्री के स्ट्रक्चर के बारे में बात करने का। तो स्ट्रक्चर में आप याद करेंगे कि हमने दो क्लेम्स करे। पहला क्लेम हमने करा कि अगर जो क्लोजेस्ट लीफ है फ्रॉम द रूट वो लेवल के पर है, तो ट्री की हाइट जो है वो 2k-1 से बड़ी नहीं हो सकती। और दूसरा क्लेम हमने करा कि 1 से k-2 वाले सारे लेवल्स फुल होने चाहिए। और इन दोनों क्लेम्स का इस्तेमाल करके हमने तीसरी बार ये प्रूफ करा कि हाइट ऑफ एन एवीएल ट्री इज़ ऑर्डर log n। धन्यवाद।